डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए सबसे महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। और इस सीरीज में मैं आपके लिए लेकर आया हूं अगली टेस्ट सीरीज का हिस्सा, जिसमें हम लोग डिटेल प्रश्नों का एकदम डिटेल एनालिसिस देखेंगे, एक एक विकल्प पर बात करेंगे। तो यह हमारे श्री सुंदरम एकेडमी के द्वारा संचालित किए गए चौथे टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। यह प्रश्न पत्र चतुर्थ टेस्ट का हिस्सा रहा है। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी इससे कोरिलेट करेंगे और अपना चतुर्थ पेपर खोल के रखेंगे। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी चतुर्थ पेपर खोल के रखेंगे पीडीएफ में या फिर प्रिंट कराए हैं तो, और जिन्होंने अभी तक इस टेस्ट सीरीज को नहीं लिया है तो वो हमसे पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और एक बात शुरू में ही निवेदन करता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी तैयारी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, आगे भी अभी भी। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो इस चतुर्थ प्रश्न पत्र जिसके हम लोग आज एनालिसिस करेंगे, आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और कि यदि आप श्री सुंदरम एकेडमी से बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क प्राप्त करना चाहते हैं तो श्री सुंदरम एकेडमी का गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन लोड कर लें और यह वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते रहें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज के चतुर्थ प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न हमारे सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चित प्रश्न है, पीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी स्थित होशंगाबाद के हथनौरा से मानव जीवाश्म की खोज किसने की थी। तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी से हथनौरा से मानव जीवाश्म की खोज किसने की थी। तो मानव जीवाश्म की खोज जो की थी वो श्री अरुण सोनकिया ने की थी। श्री अरुण सोनकिया ने किया था यहाँ से मानव जीवाश्म से। ठीक है, मानव जीवाश्म की खोपड़ी की खोज इन्होंने की थी। कुछ बातें इसमें हम लोग जोड़ना चाहेंगे, जैसे बाकी विकल्पों के बारे में भी। अरुण सोनकिया ने यह जो खोज किया था वो है 5 दिसंबर 1982 को। 5 दिसंबर 1982 को ये खोज हुई। यहाँ से खोपड़ी प्राप्त हुआ, मानव की खोपड़ी का जीवाश्म प्राप्त हुआ। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जबलपुर त्रिपुरी से कुछ खोज की है। डॉक्टर बीबी लाल ने भी यहाँ बहुत सारी खोज की है, लेकिन सबसे ज़्यादा खोज यहाँ पे डॉक्टर वीएस वाकड़कर ने की है। वीएस वाकड़कर ने भीमबेटका खोजा। वीएस वाकड़कर ने यहाँ पे कायथा 1964 में खोजा। वीएस वाकड़कर ने काली सिंध नदी घाटी की खोज की, मतलब वहाँ पे पाषाण काल के औजार खोजे। इसी प्रकार से देखा जाए तो कुछ और भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है खोजों से संबंधित। इसका सही उत्तर है अरुण सोनकिया। डॉक्टर एच डी संकालिया ने पिपरिया जबलपुर से 880 औजार छोटे छोटे खोजे हैं। भेड़ाघाट में इन्हें बेल्लित पर्त धातुओं की मिली है। नवदा टोली, नागदा, कायथा, मनौती में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डॉक्टर संकालिया एवं सुपेकर द्वारा खोजा गया है। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण खोज करता है आरबी जोशी जी। तो आरबी जोशी जी आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज की है होशंगाबाद में। आदमगढ़ शैलाश्रय की खोज की है। ठीक, यहाँ से आरबी जोशी ने मानव के साथ कुत्ते के दफन के साक्ष्य तलाशे हैं। और मानव के साथ कुत्ते के दफन हम लोग जब भारत पढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये इतिहास में हमको वुरजा होम कश्मीर में मिलता है। तो कश्मीर के वुरजा होम जैसे ही आरबी जोशी ने आदमगढ़ से खोज की है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और नर्मदा के किनारे जो मानव पाया जाता रहा उसी को नर्मदेसिस मानव कहा गया। इस खोज के बाद यहाँ जो साक्ष्य मिले हैं वो नर्मदेसिस मानव के होंगे। तो नर्मदेसिस मानव के साक्ष्य जो हैं वो हथनौरा से प्राप्त होते हैं, नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं, इस कारण इसका नाम नर्मदेसिस मानव है। एक खोजकर्ता C.L. कलाइकल हैं। C.A. कलाइकल इनको भी याद रखिए। C.L. कलाइकल ने 1867 में बिंद में लघु पाषाण कालिक स्थलों की खोज की।
तो खोजकर्ताओं से जो प्रश्न बनते हैं वो यही कुछ प्रश्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन गोलकुंडा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? प्राचीन गोलकुंडा, गोलकुंडा की बात करें, गोलकुंड है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ चरवाहों की पहाड़ी होता है। चरवाहों की पहाड़ी कन्नड़ में, क्योंकि ये अभी सॉरी तमिल तेलंगाना में है, तेलंगाना में है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो चरवाहों की पहाड़ी होता है। तो चरवाहों की पहाड़ी किस राज्य में आता है? तो ये तेलंगाना राज्य में वर्तमान में है, हैदराबाद से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर स्थित है ना। तो इसका जो निर्माता है, इसका गोलकुंडा का जो निर्माता है वो इसको क्या नाम है आपका, काकतीय वंश के शासकों ने यहाँ पे अपनी राजधानी बनाई। काकतीय वंश के शासकों ने सबसे पहले 13वीं शताब्दी में, उसके बाद जो है तो बहमनी साम्राज्य के शासकों ने इसको अपनी राजधानी बनाई। फिर यहाँ पे कुतुबुशाही वंश 1500 मध्यकाल में 1512 से 1687 तक यहाँ कुतुबुशाही वंश रहा गोलकुंडा में, ठीक। और वर्तमान भव्यता जो गोलकुंडा के किले की है उसमें जो श्रेय है मोहम्मद कुली कुतुबुश शाह का माना जाता है। तो मोहम्मद कुली कुतुबुश शाह ने गोलकुंडा की वर्तमान भव्यता का निर्माता कहा जाता है। बाकी यहाँ के किले का निर्माण काकतीय वंश से शुरू होता है, काकतीय, फिर बहमनी, फिर कुतुबुशाही के मोहम्मद कुली कुतुबुश शाह के द्वारा। तो इतना इसमें डिटेल है, इसको हमने देखना है अच्छे से। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक भूमि की वास्तविक आय निम्नलिखित में से कौन सा शासक भूमि की वास्तविक आय पर कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था? तो भूमि की वास्तविक आय पर कर लगाने वाला जो दिल्ली का पहला सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी था, भूमि की वास्तविक आय पर, है ना। तो भूमि कर था एक प्रकार से, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल हम लोग जानते हैं 1296 से 1316 तक, ठीक। तो इस प्रकार से सल्तनत काल में लगाए गए कुछ कर हमें याद रखने चाहिए, अलग अलग शासकों ने लगाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया जजिया कर, गैर मुस्लिमों पर जजिया कर इसने लगाया, ठीक। जकात लगाया मुस्लिमों पर, जकात, पूरी कमाई का 2.5% हिस्सा जकात लिया जाता था मुस्लिमों से। इसी प्रकार से एक इसने चराई कर लगाया, हाउस टैक्स, चराई कर, घराई टैक्स लगाया, चराई और घराई, है ना। इसी प्रकार से देखें तो कुछ टैक्स जो है तो मोहम्मद बिन तुगलक के, जैसे खोम्स मोहम्मद बिन तुगलक का कर था। इसी प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक ने खराज नामक एक कर लगाया। तो ऐसे कर भी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चौथा, निम्न असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो असुमेलित है? तो टंका, चांदी का सिक्का सही सुमेलित है, कोई दिक्कत नहीं। इल्तुतमिश के द्वारा 2 प्रकार के सिक्के चलाए गए थे, एक चांदी का सिक्का जिसको टका कहा जाता था और एक तांबे का सिक्का होता था जिसको जीतल कहा जाता था, जीतल। तो जीतल जो होता था वो तांबे का सिक्का होता था, तो ये कोई दिक्कत नहीं, सही है। तुर्कान ए चहलगानी, ये चहलगानी है। तुर्कान ए चहलगानी जो है मध्यकालीन अस्तबल, तो ये मध्यकालीन अस्तबल नहीं था बल्कि ये 40 तुर्कों का या 40 तुर्कों के सरदारों का दल था, ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने चलाया था। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी नामक एक दल गठन किया था जिसमें 40 सरदार थे, सेना के 40 सरदार थे। तो मध्यकालीन अस्तबल नहीं है, ठीक है। बाद में 40 तुर्कान ए चहलगानी या 40 दलों के संगठन को बलबन ने नष्ट किया, तो बलबन ने उसको समाप्त कर दिया। बलबन खुद ही तुर्कान ए चहलगानी का हिस्सा था, बाद में उसका ने दमन किया। तो आपसे यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि तुर्कान ए चहलगानी किसने चलाया, क्या था? 40 सरदारों का दल था और इसको चलाने वाला जो शासक हुआ, सुल्तान हुआ, वो था आपका इल्तुतमिश। और इसका दमन किसने किया? तो दमन किया बलबन ने, ठीक है। वतन, राजाओं की पुश्तैनी भूमि को मध्यकाल में वतन के नाम से जाना जाता था। दस्तूर,
मुगल काल में जिले होते थे। तो ये बाकी सब सही है। इसका जो सही आंसर है वो ये असुमेलित नहीं, असुमेलित है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 5वां प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं, किसे सौंपी जाती हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो ना तो राज्य संघ की राज्य सूची में आती हैं और जो ना ही केंद्र सूची में आती हैं, संघ सूची में। तो हम लोग जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है, तो अवशिष्ट संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की सूची 7वीं अनुसूची में होती हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियों की चर्चा नहीं की गई है। तो अवशिष्ट शक्तियां ऐसी शक्तियां हैं जो नए मुद्दे आते हैं, सूचना संचार प्रौद्योगिकी या देश में टेक्नोलॉजी, इंटरनेट या कोई ऐसा नया मुद्दा आता है, तो उस पर कौन कानून बनाएगा? तो उसमें कानून बनाने की जो पावर है वो केंद्रीय विधायिका को है। ठीक, दोनों को नहीं है, केंद्रीय विधायिका को। उस तो अवशिष्ट शक्तियां जो दी गई हैं किसको दी गई हैं? केंद्रीय विधायिका को। इसका ये सही उत्तर है। ठीक है, इसका संबंध भाग 11 से है। भाग 11 में राज्य संघ संबंध है, संघ का राज्य के साथ संबंध और राज्य का संघ के साथ संबंध। उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 248 में, अनुच्छेद 248 में यह चर्चा की गई है कि इस पर अवशिष्ट शक्तियों पर कानून जो है वो केंद्र बनाएगा। 48(1) कर लीजिए, 48(1). इसी प्रकार से हम लोग थोड़ी सी ये भी इसका अनुच्छेद याद रखना है। 248(1) में अवशिष्ट शक्तियां पर कानून बनाने की जो छूट दी गई है, पावर दिया गया है, वो केंद्रीय विधायिका को। तो जो 3 सूचियां हमने बताया, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती, तो राज्य सूची में इस समय 61 विषय हैं, समवर्ती सूची में इस समय 52 विषय हैं और संघ सूची में इस समय 100 विषय है। तो कुल मिला के ये विषय बटे हुए हैं, लेकिन जो नए विषय आएंगे वो भी संघ सूची या केंद्रीय विधायिका के पास ही जाएंगे। यह प्रश्न का मर्म है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती? तो कृष्णा नदी इनमें से महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में तो प्रवाहित होती है, लेकिन तमिलनाडु में प्रवाहित नहीं होती, बल्कि तेलंगाना में प्रवाहित होती है। तो कृष्णा नदी जो है तो तेलंगाना जाती है। तो ये 4 राज्य हैं जहां कृष्णा नदी प्रवाहित होती है। क्लियर? कृष्णा नदी का जो उद्गम है वो महाराष्ट्र की महाबालेश्वर पहाड़ी है। महाबालेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है और इसका जो अंत होता है वो बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश के पास होता है। टोटल 1400 किलोमीटर का सफर इन 4 राज्यों से करती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसलिए प्रश्न दिया गया कि हाल ही में कृष्णा नदी विवाद चर्चित है और कृष्णा नदी का विवाद इन राज्यों के मध्य ही है, जल को बंटवारा लेकर के, और बहुत पुराना विवाद है। विवाद को निपटाने के लिए विवाद कृष्णा नदी विवाद न्यायाधिकरण 1969 में बनाया गया था, ये भी याद रखा जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कृष्णा नदी के तट पर कुछ शहर स्थित है। तो जैसे एक शहर स्थित है विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा शहर जो किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो इसकी कुछ सहायक नदियां हमें याद रख लेनी चाहिए, जैसे वेनगंगा, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी, इसकी सहायक नदियां हैं। और मूसी नामक जो नदी है उसी के तट पर स्थित है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न यहाँ से निकलते हुए, मूसी के नदी के तट पर आपका हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी स्थित है। तो मूसी नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की। ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा 7वां प्रश्न है, कारकोट वंश के शासक ललितादित्य द्वारा निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की गई? ललितादित्य की चर्चा द कश्मीर फाइल्स में आई थी, तब से ये चर्चित हुए और बहुत सारे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसलिए हमने भी इसको टेस्ट सीरीज में रखा है कि ललितादित्य कश्मीर के शासक थे
और इन्होंने परिहासपुर नामक नगर बसाया था। परिहासपुर नगर कश्मीर में बारामूला जिले के अंतर्गत आता है, जो झेलम नदी के तट पर स्थित है। याद रखें, झेलम नदी के तट पर कारकोटक वंश के शासक ललितादित्य द्वारा परिहासपुर नामक स्थल बसाया गया। यह एक पौराणिक स्थल भी है। इस प्रकार से देखा जाए तो कारकोटक वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। कारकोटक वंश का जो संस्थापक थे वो थे दुर्लभ वर्धन। देखिए, जैसे ये वंश है वैसे ये दुर्लभ नाम के शासक भी इसके, है ना, संस्थापक हैं। दुर्लभ वर्धन ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। यह ललितादित्य के बारे में हम लोग बात करें तो ललितादित्य दुर्लभ वंश के ही शासक, दुर्लभ वंश के वंशज थे, कारकोट वंश के। तो इन्होंने 724 एडी से लेके 761 एडी तक लगभग यहाँ शासन किया है। इस प्रकार से यहाँ यदि हम लोग बात करें परिहासपुर में, तो परिहासपुर में बारामूला जिले में ये आता है। ठीक है। इन्हें ललितादित्य को कश्मीर का सिकंदर भी कहा जाता है। इनकी चर्चा कल्हड़ की रास तरंगड़ी में की गई है। तो कभी आपसे पूछे कि परिहासपुर के संस्थापक जिनकी चर्चा रास तरंगड़ी में की गई है वो कौन है, तो वो ललितादित्य है। इन्होंने यहाँ पे मार्तंड सूर्य मंदिर बनवाया है। परिहासपुर में मार्तंड सूर्य मंदिर के निर्माता भी यही हैं। ठीक है। तो कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर स्थित है। इसके संस्थापक या निर्माता जो है वो ललितादित्य है। राज तरंगड़ी में कहा गया है कि इनका शासन जो है काराकोरम से बंगाल तक था। इन्होंने यशोवर्मन को हराया था, ये भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ललितादित्य के बारे में इतनी बहुत सी सारी चीजें हो गई हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 8वां प्रश्न है, दारा शिकोह सूफियों के निम्नलिखित में से किस सिलसिले से प्रभावित था। तो दारा शिकोह सूफियों के कादरी संप्रदाय से या कादरी सिलसिले से प्रभावित था। देखिए, सूफियों की बात करें तो भारत में सूफियों के 5 संप्रदाय हैं। एक है आपका चिश्ती, दूसरा है आपका नक्शबंदी, तीसरा है आपका कादरी, चौथा है आपका सुहरावर्दी और एक 5वां है सत्तारी। 4 तो यहीं पे लिखे हैं, एक ये है सत्तारी। तो 5 संप्रदाय थे, उनमें से दारा शिकोह आपका कादरी संप्रदाय से था। ठीक है। यदि हम लोग सूफी की बात करें, सूफी वो संत होते हैं जो, सूफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सूफी का जो शाब्दिक अर्थ है ये आपका कह सकते हैं कि प्रेम में डूबा हुआ। तो जो आध्यात्मिक प्रेम में, ईश्वरीय प्रेम में डूब जाते हैं उनको सूफी कहा जाता है। यह शब्द पहली बार अब्बू हासिम ने इस्तेमाल किया था, अब्बू हासिम ने। ठीक। सूफियों के जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है और इनका जो आश्रम होता है उसको खानकाह कहते हैं। खानकाह क्या है? सूफियों का आश्रम है। और इनका जो धर्म संघ होता है उसको बासरा कहते हैं, बासारा। तो बासारा वो लोग होते हैं जो सूफी होते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम में डूबे हुए होते हैं, और जो इस संघ को नहीं मानते उनको बेसारा कहते हैं। तो ये शब्द भी याद रखें कि बासारा, बेसारा ये शब्द जुड़े हुए हैं सूफियों से। तो बासारा जो डूबे हुए हैं, जो सूफी हैं वो, जो धर्म संघ में शामिल हैं वो, और बेसारा वो जो धर्म संघ में शामिल नहीं हैं वो माने जाते हैं। क्लियर? तो दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह का मुरीद था। मुल्ला शाह का मुरीद का मतलब अभी हमने आपको बताया शिष्य होता है, तो मुल्ला शाह का शिष्य था। ठीक है। चलते हैं थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक हैं भारत में वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी जो सबसे बड़ा धर्म स्थल भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है वो अजमेर में है। इसी प्रकार से भारत में प्रचार करने का जो श्रेय है वो सरहिंदी को है। मतलब प्रचार के जो भारत में चिश्ती संप्रदाय को बढ़ाया वो शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। ठीक है। यदि हम लोग नक्शबंदी की बात करें
तो ख्वाजा उबेदुल्ला नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक हैं और भारत में बकी बिल्लाह ने इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इसी प्रकार से कादरी संप्रदाय की बात करें तो कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद में सैयद अबुल कादिर उल जिलानी ने की। सैयद अबुल कादिर उल जिलानी ने की और भारत में मोहम्मद गौस इसको ले आए और आगे बढ़ाए। सुहरावर्दी की बात करें तो सुहरावर्दी के संस्थापक शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी हैं। शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी हैं और भारत में इसको बढ़ाने का श्रेय, संचालन का श्रेय बदरुद्दीन जकारिया को जाता है। इसी प्रकार से एक जो पांचवा हमने बताया आपको सत्तारी, तो सत्तारी के जो संस्थापक हैं सत्तारी सूफी सिलसिले के, वो हैं शेख अब्दुल्ला सत्तारी। बिहार में ये ज़्यादा फैला, तो शेख अब्दुल्ला सत्तारी सिलसिले से प्रभावित है। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको सारे सूफी संप्रदाय और उनके संस्थापक क्लियर कर दिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मोहम्मद गौस किससे जुड़े हुए हैं, मोहम्मद गौस भी कादरी से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद गौस जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के तानसेन से संबंध रखते हैं, आप लोग जानते हैं। मोहम्मद गौस तानसेन के संगीत के गुरु भी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न क्रमांक 9वां में। प्रश्न क्रमांक 9वां है, ओटोल रिंगोलॉजिस्ट निम्नलिखित में से किस विभाग का चिकित्सक होता है? तो ओटोल रिंगोलॉजिस्ट जो है वो इनमें से कर्ण नासा कंठ ENT डिपार्टमेंट को क्या बोलते हैं? ओटोल रिंगोलॉजिस्ट बोलते हैं। ENT डिपार्टमेंट मतलब ईयर, नोज एंड थ्रोट, कर्ण नासा कंठ बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। स्त्री रोग विभाग को आप लोग जानते हैं गायनेकोलॉजी बोलते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। कैंसर निवारक, तो कैंसर विज्ञान जो होता है उसको ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, और इसके विशेषज्ञ को ऑन्कोलॉजिस्ट। कर्ण नासा कंठ को ओटोल रिंगोलॉजिस्ट, और नेत्र रोग विभाग जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चार और चारों के विज्ञान और उसके विशेषज्ञ। क्लियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से 2022 से सम्मानित किया गया है कौशिक राजशेखर को। प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिकी के प्रोफेसर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं। इनको वैश्विक ऊर्जा 2022 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने बिजली उत्पादन में जो ऊर्जा का ह्रास होता है उसको कम करने के विषय में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। बिजली उत्पादन के बाद स्थानांतरण में, परिवहन में जो बिजली खपत हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, उसको कम करने का प्रयास इन्होंने किया है। इसके लिए इनको 2022 में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संविधान का नाम भारत का संविधान लिखा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका नाम होगा, भारत का संविधान इसका नाम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका नाम होगा। ये आर्टिकल 393 में लिखा है। आर्टिकल 393 में लिखा है कि भाग 22 के अंतर्गत, भाग 22 के हम लोग जानते हैं 393 से 395 तक भाग 22 है, वहाँ लिखा हुआ है कि भारत के संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, या इस संविधान का संक्षिप्त नाम जो है वो भारत का संविधान होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं 394। तो 394 में प्रारंभ लिखा है, प्रारंभ से कौन कौन से अनुच्छेद लागू होंगे वो लिखा है। 394 के में लिखा है कि जब 26 नवंबर 1949 को यह संविधान प्रारंभ होगा और उसमें अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393 ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। ये आर्टिकल 394 में लिखा है। इसको एक बार बैक करके आप लोग फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 394 का में लिखा है,
इसी के आगे थोड़ा सा एक नया संशोधन के बाद जोड़ा गया 394 का में लिखा है कि हिंदी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया जाएगा अनुवाद करके। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे अनुवाद, हिंदी में अनुवाद के संदर्भ में जो बातें भारतीय संविधान की लिखी है वो कहाँ लिखा है, 394 का में लिखा है। अनुच्छेद 1 की बात करें तो इसमें भारत का नाम और भारत क्या है उसकी बात की गई है। तो इसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत है ना, राज्यों का संघ होगा, वो लिखा है अनुच्छेद 1 में। क्लियर। इसके अलावा 395 की बात करें तो 395 में निरसन है, ये लिखा है आर्टिकल 395 में, क्योंकि हमारे आज़ादी के पहले 2 अधिनियम से सत्ता चल रही थी। एक था आर्टिकल 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 और एक था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इन दोनों को आर्टिकल 395 से निरसित कर दिया गया और कहा गया कि अब भारत में इनके हिसाब से शासन नहीं बल्कि इस नए संविधान के हिसाब से शासन चलेगा। क्लियर। इसमें इतनी बातें थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो युग्म इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कॉफी बोर्ड कलकत्ता, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई ये सही है, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश ये भी अभी बनाया गया सही है, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश सही है, लेकिन कॉफी बोर्ड जो है वो कोलकाता में ना हो करके वो बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक, तो ये आसान प्रश्न है, कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। इस प्रकार से देखें तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको न्यावा सेवा पोर्ट भी कहा जाता है ये निश्चित रूप से मुंबई में स्थित है, हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में स्थित है और गाथा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 13वां नंबर प्रश्न ये रहा। बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किसके लिए अयोग निराशाजनक और एक धूप रहित सुबह कहा था। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इनमें से भारत शासन अधिनियम 1919 के लिए क्या कहा था, अयोग निराशाजनक और एक धूप रहित सुबह कहा था। ठीक है, रोलेट एक्ट के लिए हम लोग जानते हैं कि इसके लिए बिना अपील बिना वकील बिना दलील टर्म इस्तेमाल किया गया। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो 1919 के एक्ट के संदर्भ में बहुत सारे कथन कहे गए, उनमें से एक कथन था अयोग निराशाजनक और एक धूप रहित सुबह। एनी बेसेंट ने 1919 के लिए कहा था कि यह इंग्लैंड के लिए योग्य और भारत के लिए अयोग्य या अस्वीकार योग्य है। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक नेता थे जिन्होंने 1919 के एक्ट को स्वीकार किया था। ठीक, यदि हम लोग इसके एक और विकल्प पे बात करें सांप्रदायिक अवार्ड, तो सांप्रदायिक अवार्ड जो है इसको रैमजे मैकडोनाल्ड के काल में 16 अगस्त 1932 को ले आया गया और इसको रैमजे मैकडोनाल्ड का पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार को पर्यावरण के अधीन लाना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन का लक्ष्य था। तो विश्व व्यापार को पर्यावरण के अधीन लाना सिएटल सम्मेलन का हिस्सा है। सिएटल यूएसए में है। यूएसए में ये सम्मेलन 1999 में हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जो वैश्विक व्यापार है वो पर्यावरण के नियमों के अधीन संचालित होगा। रियो सम्मेलन 1992, यहाँ पे गलत लिखा है 90। रियो सम्मेलन 1992 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें एजेंडा 21 नामक, रियो जो है तो ब्राज़ील में, वहाँ आयोजित किया। एजेंडा 21 नामक प्रावधान लाया गया पर्यावरण से संबंधित। इसमें इसको पहला पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, तो ये पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। 27 सिद्धांत पर्यावरण से संबंधित रियो सम्मेलन के माध्यम से लागू कराए गए। इस प्रकार से देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। क्योटो जापान में, जापान के शहर में ये आयोजित हुआ। कानकून सम्मेलन की बात करें तो कानकून सम्मेलन 2010 में हुआ और इस सम्मेलन के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के
उत्सर्जन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ले आया गया। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है आपका कानकून सम्मेलन 2010। सिएटल सम्मेलन व्यापार प्लस पर्यावरण से सम्मेलन है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र है? तो सेंधा नमक, साधारण नमक, इन सब का रासायनिक सूत्र NaCl ही होता है। NaCl इसका साधारण नमक का सूत्र है, रॉक साल्ट का सूत्र है। KCl जो होता है तो वो आपका KCl, यहाँ पे K लिखा है, KCl जो होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो हाइपोकैलमिया के उपचार में, मतलब इसकी कमी से जो रोग होता है वो उसको हाइपोकैलमिया कहते हैं। हाइपोकैलमिया के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। K2SO4 मतलब आपका पोटेशियम सल्फेट होता है, और MgCl जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। इस प्रकार से साधारण नमक की बात करें तो इसमें से कौन सा है? NaCl। KCl भी समुद्र में चट्टानों में पाया जाता है, NaCl भी समुद्र चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के राष्ट्रपति का नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति संयुक्त राज्यसभा का सत्रावसान करता है, संयुक्त बैठक का आमंत्रण करता है, वर्ष के प्रथम संसद सत्र में भाषण देता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं करता। बहुत आसान क्वेश्चन है। वैसे भी राज्यसभा भंग नहीं ही होती है, ठीक है ना। तो जब भंग ही नहीं होती है तो उसको भंग करने वाला भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका सही उत्तर है A। ठीक है, इसमें ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बता देता हूँ कि राज्यसभा का सत्रावसान आर्टिकल 85 के तहत होता है। विधानसभा का भी इसमें शामिल है, राज्यसभा विधानसभा दोनों का। अच्छा, इसमें ठीक है। इसी प्रकार से देखा जाए तो संयुक्त बैठक जो है वो 108 अनुच्छेद 108 के तहत होता है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। और भाषण जो देता है वो आर्टिकल 87 के तहत, आर्टिकल 87 के तहत वो वर्ष के प्रथम संसद सत्र में ये अधिकार रखता है। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 17वां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी कवि ने जंगल सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के कहने पर भूमिगत रहकर ओजस्वी कविताओं के माध्यम से सत्याग्रह को प्रेरित किया? तो जंगल सत्याग्रह की बात है। महात्मा गांधी के कहने पर ओजस्वी कविताओं के माध्यम से सत्याग्रह को प्रेरित करने वाले जो कवि थे हमारे, वो थे रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा भूमिगत होकर के जंगल सत्याग्रह का संचालन कर रहे थे। ये बिलहरी जो कि कटनी में है के एक शिक्षक और कवि थे। इन्होंने जंगल सत्याग्रह में क्या किया है? भूमिगत रह करके साथ दिया है। इनको युगचारण की उपाधि भी दी जाती है। इस प्रकार से बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। महाकौशल से सुभद्रा कुमारी चौहान, महाकौशल जबलपुर से सक्रिय असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। विष्णु दयाल सक्सेना इनमें से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो 2010 में शुरू की गई। ऐसे सामान्य वर्ग के क्षेत्र, सामान्य वर्ग नहीं बल्कि सामान्य क्षेत्र जहां 500 तक की आबादी है, वहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाती है। 500 तक की आबादी, और आदिवासी क्षेत्र जहां है वहां 250 तक की आबादी में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया जाता है। इससे ज़्यादा की जो सड़कें हैं वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनती हैं। ठीक है, 18वें के बाद हमारा 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न कि दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? विदर्भ में दक्कन ट्रैप का निर्माण, हम लोग जानते हैं कि ये तटों के अंदर, ये हमारा जो ये वाला भाग है ये दक्कन ट्रैप है। इसका जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका क्रिटेशियस कल्प में। कब? क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ है। तो पहले हम लोग थोड़ा सा क्रिटेशियस कल्प में कुछ चीज़ें जो और बनी है, ये मीसोजोइक एरा का एक कल्प है। यहाँ जो और चीज़ें बनी हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या क्या और बना है, जैसे इसमें इसी काल में रॉकी बना है, इसी काल में एंडीज बना है।
अलास्का का उत्तरी भाग इसी काल में बना है। इसके अलावा जो है तो कनाडा का जो कैनेडन शील्ड है वो बना है। ब्रिटेन का डोवर जल संधि के आसपास का जो माउंटेनियस एरिया है वो बना है। तो क्रिटेशियस कल्प में कई सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। क्रिटेशियस कल्प में जो दक्कन ट्रैप बना, उस दक्कन ट्रैप में जो चट्टानें हैं उनको बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है। और बेसाल्ट चट्टानों से जो मिट्टी बनती है उसमें काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी होती है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। क्लियर, ये बातें हो गई। थोड़ा सा हम लोग जुरासिक के बारे में बात करें तो जुरासिक कल्प जो है तो हम लोग जानते हैं कि इस कल्प में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो है सरीसृप का उदय, सरीसृपों का उदय, उड़ने वाले पक्षियों जिनको आर्कियोप्टेरिस कहा जाता है, आर्कियोप्टेरिस उनका उदय इस काल में बहुत महत्वपूर्ण रहा। कार्बोनीफेरस में बड़े बड़े लंबे पौधे 150-160 मीटर तक के पौधे बने जिनको ग्लैप्सटेरिस कहते थे, ग्लैप्सटेरिस कहते थे, उनका निर्माण हुआ कार्बोनीफेरस में। इसी प्रकार से पर्मियन युग की बात करें तो पर्मियन युग में बहुत सारी पर्वत बने, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट, यूरोप का अल्पस पर्वत, ये सब इसी में बना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भोपाल गैस त्रासदी 1984 का प्रभाव है? तो भोपाल गैस त्रासदी 1984 का जो प्रभाव है वो इनमें से सभी है। संज्ञानात्मक क्षति मतलब सीखने की क्षमता में प्रभावित हुई है। विकलांगता एवं विरूपण शरीर में हुआ है। फुसफुसी एडिमा मतलब आपका फेफड़े से संबंधित रोग हुए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस निकली थी और मिथाइल आइसोसाइनाइड की ये सब दुष्प्रभाव होते हैं। यह दुर्घटना 2-3 दिसंबर 1984, 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 में हुई थी। 1984 यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी थी, उसका टैंक फटा था और उसके कारण यह गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस साबित हुई थी, जिसको भोपाल में ये सब प्रभाव देखने को मिला। अगला प्रश्न हमारा है 21वां, हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव साइट सूची में शामिल किए गए शहरों और उनकी विशेष विधाओं का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आइए बात करते हैं और देखते हैं कि यूनेस्को ने क्रिएटिव साइट की सूची घोषित की है। उसमें काठमांडू फिल्म के लिए बिल्कुल सही है। रियो डी जेनेरियो जो है साहित्य के लिए बिल्कुल सही है। ग्वालियर लोक कला एवं शिल्प के लिए नहीं है, बल्कि ग्वालियर म्यूजिक या संगीत के लिए है, तो ये संगीत के लिए है। और कोझिकोड साहित्य के लिए है, ये बिल्कुल सही है। तो केरल का कोझिकोड साहित्य के लिए और ग्वालियर म्यूजिक के लिए अभी ये 2023 में ही घोषित किए गए हैं यूनेस्को के क्रिएटिव साइट सूची पे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना हम लोग जानते हैं 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना होती है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी लंदन में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ? पेरिस में। ठीक है, लेकिन स्थापना जहाँ हुई थी वो है लंदन में। तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना लंदन में होती है, मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को की क्रिएटिव साइट सूची के अंतर्गत जो विषय शामिल किए जाते हैं वो टोटल 7 विषय हैं। 2004 से यूनेस्को ने एक पहल शुरू की क्रिएटिव साइट सूची घोषित करने की। उसमें 7 विषय में से एक विषय है आपका शिल्प, दूसरा है लोक कला, तीसरा है आपका फिल्म, चौथा है आपका मीडिया, पांचवा है आपका डिजाइन और छठा है आपका पाक कला मतलब भोजन बनाने से संबंधित कलाएं। ठीक है, और इसी में एक आपका साहित्य और संगीत भी शामिल है। तो शिल्प, लोक कला, मीडिया एवं फिल्म एक साथ है, डिजाइन, पाक कला और साहित्य एवं संगीत, इस प्रकार से 7 क्षेत्रों में क्रिएटिव साइट सूची शामिल की जाती है। ठीक है, अभी तक नवंबर 2023 तक कुल 55 क्रिएटिव साइट्स शामिल किए जा चुके हैं विश्व में, 55 क्रिएटिव साइट, और उनमें से कुछ भारत में है। तो भारत में जो है उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अभी हाल ही में
2023 में ही बने हैं। इसके पहले भारत में 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं कला के लिए क्रिएटिव साइट घोषित किया गया था। लोक कला एवं शिल्प के लिए 2021 में क्रिएटिव साइट घोषित किया गया था किसको? आपका श्रीनगर को। ठीक है। 2019 में मुंबई को 2019 में क्रिएटिव साइट घोषित किया गया था मुंबई को फिल्म के लिए। ठीक। 2019 में ही हैदराबाद को घोषित किया गया था क्रिएटिव साइट किसके लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए। गैस्ट्रोनॉमी में वही पाक कला और लोक संस्कृति आता है, गैस्ट्रोनॉमी इसको बोलते हैं, गैस्ट्रोनॉमी के लिए। ठीक है, मतलब भोजन और संस्कृत का संबंध जो है उसके लिए घोषित किया गया था। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 2015 में बनारस को म्यूजिक के लिए घोषित किया गया था। ठीक, इसके पहले, और इसके पहले 2017 में चेन्नई को म्यूजिक के लिए घोषित किया गया था ये साइट। तो इस प्रकार से देखें तो भारत में सबसे पहले 2015 में बनारस को म्यूजिक के लिए, फिर 2017 में चेन्नई को म्यूजिक के लिए। ठीक, और इसके बाद 2023 में ग्वालियर को म्यूजिक के लिए। तो म्यूजिक के लिए क्रिएटिव साइट्स 3 हो गए हैं, बनारस, चेन्नई और आपका ग्वालियर। ठीक, इसके अलावा 2015 में लोक कला एवं शिल्प के लिए 2015 में लोक कला एवं शिल्प के लिए जयपुर को भी क्रिएटिव साइट सूची में शामिल किया गया। फिर लोक कला एवं शिल्प के लिए किसको? श्रीनगर को 2021 में। तो लोक कला एवं शिल्प के लिए 2 हो गए, जयपुर और श्रीनगर। जयपुर सबसे पहले 2015 में बनारस के साथ घोषित किया गया था और 2021 में लोक कला एवं शिल्प के लिए श्रीनगर को। ठीक है, फिल्म के लिए 2019 में मुंबई को, भोजन पाक कला एवं संस्कृति के लिए हैदराबाद को 2019 में ही घोषित किया गया, और कोझिकोड को साहित्य के लिए अभी 2023 में। ठीक है, तो इतने सारे जितने हमने चर्चा किए हैं वो हो गए, जैसे 3 ये, 2 5, 1 6, ठीक है, लगभग 7 हो गए शायद, या 8 होंगे, गिन लीजिएगा आप एक लोग थोड़ा सा बैक करके। तो इतने सारे आपके क्या है, क्रिएटिव साइट सूची भारत में स्थित हैं। ठीक है, 55 में से। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं, गुजरी महल में संगीत शाला की शुरुआत किसने करवाई? तो गुजरी महल में संगीत शाला की शुरुआत जो है वो करवाई है किसने? मान सिंह तोमर ने। मान सिंह तोमर ने मृगनयनी के लिए गुजरी महल का निर्माण करवाया था और इन्होंने ही संगीत शाला की भी शुरुआत करवाई थी। इसके अलावा हम लोग बात करें तो हम लोग जानते हैं कि ग्वालियर में गुजरी महल जो है तो आजकल एक संग्रहालय है, म्यूजियम है, इसकी स्थापना भी ये इन्होंने ही करवाई थी। इसमें उस्ताद हाफिज़ अली खां जो हैं ये सरोद वादक हैं, और इनमें से जो तानसेन हैं, हम लोग जानते हैं कि तानसेन बड़े संगीतकार हैं। राम तनु पांडे इनका मूल नाम है। इन्होंने पहले मृगनयनी से ही शिक्षा ली थी, मृगनयनी से ही इन्होंने शिक्षा ली थी संगीत की। फिर इसके बाद इनके गुरु हुए स्वामी हरिदास और मोहम्मद गौस। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मृगनयनी इनसे संबंधित है। ठीक है, राणोजी सिंधिया जो हैं, राणोजी सिंधिया ये ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक माने जाते हैं। 1731 से 1745 तक ये यहाँ शासन किए। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ग्वालियर में ही तानसेन का मकबरा और मोहम्मद गौस का मकबरा स्थित है, हम लोग ये भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर कभी कार्य नहीं किया? तो इनमें से ब्रजेश मिश्रा ने कभी काम नहीं किया। ब्रजेश मिश्रा जो हैं, बाकी डॉक्टर नगेंद्र सिंह मुख्य निर्वाचन रहे, फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज भी बने। टी.एन. शेषन रहे। चुनाव सुधारों का श्रेय जो है वो सबसे ज़्यादा टी.एन. शेषन को जाता है। मनोहर सिंह गिल भी रहे, M.S. गिल के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ब्रजेश मिश्रा मुख्य सचिव रहे। NSA सलाहकार रहे, नेशनल सिक्योरिटी है ना,
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या संघ एसोसिएशन के ये क्या रहे, सलाहकार रहे। द्वारिका प्रसाद मिश्र जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो उनके बेटे थे ब्रजेश मिश्रा। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं। डॉक्टर नगेन सिंह की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे और 1985 से 88 तक ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रहे। और यदि हम लोग निर्वाचन आयोग में बात करें डॉक्टर नगेन सिंह की, तो ये 1972-73 में यहाँ के न्यायाधीश रहे। टी.एन. शेषन जो हैं तो 1990 से 96 तक रहे और मनोहर सिंह गिल जो हैं तो ठीक उनके बाद 96 से 2001 तक रहे। ठीक है, इस प्रश्न की सर्जरी हो गई है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मध्य प्रदेश का विशुद्ध उर्दू भाषी अखबार दिल्ली दरबार या दिल्ली अखबार, दोनों इसके नाम हैं, कहाँ से प्रकाशित होता था? तो यह प्रकाशित होता था इंदौर से। कहाँ से? इंदौर से। ये मध्य प्रदेश का पहला विशुद्ध उर्दू भाषी है, पूरा उर्दू में प्रकाशित होता था। यह अखबार 1852 में प्रकाशित होता था, 1852 में। ठीक है, इसके अलावा देख लें कुछ चीज़ें। इंदौर से कुछ और समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जैसे इंदौर से नवजीवन प्रकाशित होता था, इंदौर से ही आपका होलकर समाचार प्रकाशित होता था, मालवा अखबार जिसके संपादक प्रेम नारायण होते थे वो संपादित होता था। इंदौर से ही 1860 में पूर्ण चंद्रोदय नाम का एक अखबार संपादित होता था मराठी में, पूर्ण चंद्रोदय नाम का। ठीक है, जबलपुर से देखें तो जबलपुर समाचार नाम का, प्रदीप नाम का समाचार पत्र जबलपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, इसके अलावा खंडवा से देखें तो खंडवा 1870 में खंडवा समाचार प्रकाशित होता था। कुल मिला के ये देखा जाए कि इतने सारे अखबार यहाँ से चलते थे। जबलपुर से जो प्रदीप नामक अखबार होता था वो सांध्य समाचार था। सांध्य समाचार मध्य प्रदेश का पहला सांध्य समाचार है, मतलब सांझ को प्रकाशित होता था, शाम को प्रकाशित होता था। भारत में जामे जहां नुशा, प्रथम जाम ए जहां नुशा नामक उर्दू अखबार भारत का पहला उर्दू अखबार माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 में किस वर्ष संशोधन करके मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 किया गया? तो इस प्रकार से देखा जाए तो पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 जो कि अभी नाम है, इसका पुराना नाम केवल इतना था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, और इसमें संशोधन किया गया 2001 में। 2001 में करके इसमें ग्राम स्वराज शब्द भी जोड़ा गया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम AI सुरक्षा समिति 2000, विश्व की प्रथम AI सुरक्षा समिति 2003 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसकी बैठक लंदन में आयोजित हुई है। ठीक है, अब तीन चीज़ें आपको यहाँ से, तीन AI समितियाँ बता रहा हूँ जिसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, वो सुन लीजिए। 3 AI समितियाँ हुई हैं। पहला तो यही हो गया, विश्व की प्रथम AI सुरक्षा समिति जिसका पूरा नाम है मेटावर्स में AI सुरक्षा समिति। मेटावर्स में AI की सुरक्षाओं को तलाशने के लिए लंदन के ब्लैचले पार्क में बैठक हुई 1 से 2 नवंबर 2023 में। ठीक, तो इसको विश्व की पहली AI सुरक्षा समिति, इससे जो कंक्लूजन निकल कर आया उसको ब्लेचले घोषणा पत्र कहते हैं। तो वेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है? लंदन के AI सुरक्षा समिति से संबंधित है। दूसरा इसमें आपको याद रखना है, दूसरा AI सम्मेलन जो हुआ वो है AI फॉर गुड ग्लोबल समिति। AI फॉर गुड ग्लोबल समिति, करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हमने इसकी डिटेल से चर्चा की है। आप वहां पे जा करके करंट अफेयर्स के जो हमने बहुत बढ़िया वीडियो बनाए हैं उसको देखिए, वहां समझ में आएगा। तो AI फॉर गुड ग्लोबल समिति 2023 का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड में क्या नाम है इसका? AI फॉर गुड ग्लोबल समिति, AI फॉर गुड ग्लोबल समिति स्विट्जरलैंड, और AI सुरक्षा समिति लंदन 2023 में। ठीक है, इसके अलावा एक समिति भारत में भी आयोजित होनी है नई दिल्ली में AI से, जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI,
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिट, ये अभी हुई नहीं है, बस होने वाली है। दिसंबर के माह में ही ये नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 3 एआई समितियां हैं, 3 एआई सम्मेलन हुए हैं। एक है सुरक्षा, दूसरा है आपका एआई फॉर गुड ग्लोबल कमिटी, और तीसरा है आपका ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन समिति। तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई समिति है वो नई दिल्ली में। क्लियर है? आशा करता हूं कि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला है, गांधी जी ने जबलपुर की पहली यात्रा कब की थी? तो गांधी जी ने 5 मार्च 1921 को जबलपुर की यात्रा की। गोल बाजार में इन्होंने भाषण दिया, जबलपुर के गोल बाजार में भाषण दिया। कस्तूरबा गांधी इनके साथ थी, साथ में थे अली बंधु, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली 2 लोग और तो पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में गांधी जी कुल 10 बार आए हैं, उनमें से 5 मार्च 21 को जबलपुर की यात्रा की, और पहली यात्रा इन्होंने 28 मार्च 18 को इंदौर की थी। 28 मार्च 1918 को इंदौर। ठीक है, और इससे ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, ये रहा, जंगल सत्याग्रह 1930 के दौरान पंडित मोतीलाल नेहरू ने किस स्थल को मध्य प्रांत की बारदौली कहा था? तो मध्य प्रांत की बारदौली इन्होंने कहा था कटनी को। तो पंडित मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद से बॉम्बे जा रहे थे और कटनी प्लेटफॉर्म पे रुके थे। यहाँ पे भवानी प्रसाद तिवारी, सवाई मल जैन और नरसिंह दास अग्रवाल, सत्येंद्र मिश्र, इनसे इनकी भेंट हुई थी। और उसी दौरान यहाँ के तीव्र आंदोलन को देख करके इन्होंने इसको मध्य प्रांत की बारदौली कहा था, और बारदौली सत्याग्रह से इसकी तुलना की थी जंगल सत्याग्रह की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था उसमें एक आंदोलन और भी महत्वपूर्ण है, चारू आंदोलन। चावल आंदोलन नहीं बोल रहा हूं मैं, चारू आंदोलन बोल रहा हूं। तो कभी आपसे पूछे चारू आंदोलन कहाँ हुआ, तो 1930 में जंगल सत्याग्रह के दौरान एक और आंदोलन चल रहा था, यहीं पे चारू आंदोलन। ठीक है, ये याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न, ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आदिवासी सलाहकार परिषद का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में यह प्रावधान किया गया है कि एक आदिवासी सलाहकार परिषद गठित किया जा सकता है। भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में 244(1) में ये बात कही गई है। हम लोग जानते हैं कि 5वीं अनुसूची में कुछ राज्य दिए गए हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनसे अलग कुछ राज्यों में भी आदिवासी सलाहकार परिषद का गठन अनुच्छेद 244(1) के तहत किया जाएगा। अनुच्छेद 344 जो है तो ये राजभाषा से संबंधित है, भाग 17 का विषय है, और इसमें आयोग और संसद, आयोग को राजभाषा के संबंध में संसद की शक्ति का व्याख्यान करता है। 242 का निरसन हो चुका है, और अनुच्छेद 246 में संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विषय में कुछ बातें इसमें लिखी गई हैं अनुच्छेद 246 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग 30वें प्रश्न की ओर। और हमारा ये प्रश्न 30वां प्रश्न की कह रहा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। यह पंक्तियां किसकी हैं? तो हम सब ने अपने बचपन में ये कविता की ये लाइन हमने जरूर पढ़ रखी है। झांसी की रानी नाम की कविता का यह एक खंड है, झांसी की रानी। और हम लोग जानते हैं कि झांसी की रानी कविता जो है वो किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे इन्होंने कहानी लिखा है बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, और इनकी कविता है मुकुल, त्रिधारा। इस प्रकार से इनके कुछ बाल साहित्य हैं, बाल साहित्य में ही झांसी की रानी आता है। और इसी प्रकार से कदम का पेड़ है ना, जिसमें हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि यह कदम का पेड़ माँ होता अगर यमुना तीरे
है ना। तो इस प्रकार से अगली लाइन क्या है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तो यदि आपने बचपन में पढ़ा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। सभा का खेल इनकी एक और रचना है। ठीक है, तो बाकी विकल्पों पर यहाँ हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में इतनी बात करते हुए आगे निकलते हैं। निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित लोकगीत गवलन मूलतः किस विषय पर केंद्रित होता है, ये हमारा 31वां प्रश्न है। और इसमें हम लोग बात करें गवलन की, तो गवलन ये क्या है, लोकगीत है। और यह लोकगीत जो है निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें कृष्ण लीला पर आयोजित होता है, पुरुष गीत है। और इस गीत के साथ झांझ, मृदंग और ढोलक लेकर के पुरुष कृष्ण लीला पर गीत गाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं कि मलबरी कोया एवं टसर कोया फसल प्रजातियां किसकी हैं। तो मलबरी कोया एवं टसर कोया प्रजातियां जो हैं वो रेशम की हैं। सीधे अचानक से ये प्रश्न नहीं आया है, इसके पीछे रीजन है मध्य प्रदेश में ये करंट अफेयर्स में रहा है कि मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को गोल्डन फाइबर का केंद्र बनाया जा रहा है। पचमढ़ी को याद रखना है। भारत में असम जो है गोल्डन फाइबर का या गोल्डन रेशा का, स्वर्णिम रेशा का केंद्र है। और मध्य प्रदेश में पचमढ़ी को गोल्डन फाइबर का या स्वर्णिम रेशा का जो है वो केंद्र बनाया जा रहा है। और पूरे भारत में 4 प्रकार की रेशम की प्रजातियां पाई जाती हैं। उन 4 में से चारों प्रकार की प्रजातियां पचमढ़ी में उत्पादित होती हैं। 4 प्रकार कौन कौन सी है, 2 तो यहीं पे लिखा है, मलबरी कोया, टसर कोया, और तीसरी है आपकी ईरी ईरी, और चौथी है आपकी मूंगा सहतूत, सहतूत रेशम या मूंगा सहतूत रेशम। ये चारों प्रकार की रेशम प्रजातियां जो है वो पचमढ़ी में पाई जाती हैं। और पचमढ़ी में सिल्क पार्क भी डेवलप किया जा रहा है। देश का एकमात्र शिल्प पार्क जो है वो बनने जा रहा है पचमढ़ी में, इसलिए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो इसके थ्रू हमने एक बात ये सीखी कि मध्य प्रदेश में सुनहरे रेशे का जो केंद्र स्थापित हो रहा है वो पचमढ़ी होशंगाबाद में, और यहाँ जो बनाया जा रहा है देश का एकमात्र सिल्क पार्क स्थापित किया जा रहा है वो भी पचमढ़ी में। ठीक है, और ये किया जा रहा है किसके माध्यम से, केंद्रीय रेशम बोर्ड। इसके लिए भारत में केंद्रीय रेशम बोर्ड नाम का एक संस्था काम करता है, जिसका जो केंद्रीय रेशम बोर्ड का जो आपका मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, बेंगलोर में कर्नाटक में। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अमिताभ सरकार हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। और वस्त्र मंत्रालय के तहत ये काम किया जाता है। तो रेशम बोर्ड जो काम करता है वो भारत के वस्त्र मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, इस प्रश्न में इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग ले रहे हैं 33वां प्रश्न। ये रहा आपके सामने 33वां प्रश्न। तो 33वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा ऐसा कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो भी संविधान पारित किया जाएगा, संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा, उस पे राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगे, उसको टाल नहीं सकेंगे। ये बात कही गई 24वें संविधान संशोधन 1971 में। 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये बात कही गई कि इस पे टाला नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा 22वां संविधान संशोधन है, 22वां संविधान संशोधन 1969, तो मेघालय को असम से अलग किया गया। असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। इसमें से हमारा जो 21वां संविधान संशोधन 1967 है, 71 नहीं, 1967 है 21वां संविधान संशोधन, उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और सिंधी भाषा 15वीं भाषा बनी जो 8वीं अनुसूची में शामिल हुई। इसी प्रकार से देखें तो 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे प्रस्तावना में संशोधन किया गया। प्रस्तावना में संशोधन करके पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य वाली सूची जोड़ी गई। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है
कि इसमें ये काम किया गया कि राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया। एक संविधान संशोधन हम लोग और जानते हैं, जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में, है ना। 42वें संविधान संशोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण एक और काम हुआ है, वो भी सुन लीजिए। वो ये है कि लोकसभा और विधानसभा में जो इनका कार्यकाल हुआ वो 6 वर्ष कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में, कि जो हमारे अभी लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है वो 6 वर्ष कर दिया गया था। उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 78 में 76 में 5 से 6 वर्ष किया गया। फिर 44वें संविधान संशोधन 78 में फिर से रिटर्न करके 6 से 5 वर्ष कर दिया गया, जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, इस पेच को समझिए। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, गोंड राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोंड राजवंश का संस्थापक इसमें यादव राव या योरदम था। गोंड राजवंश की स्थापना रामनगर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है कि रामनगर अभिलेख के अनुसार यादव राव योरदम ने इसकी स्थापना की थी। रामनगर अभिलेख में 54 शासकों का वर्णन है, जिसमें से एक शासक यादव राव भी है, और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है तो गोंड राजवंश स्थापित हुआ था। यादव राव से लेकर के हृदय शाह तक के शासकों का इसमें पूरा उल्लेख मिलता है रामनगर अभिलेख में। ठीक है, गोंड वंश का जो संस्थापक यादव राय था, ये किस क्षेत्र में? आपके गोंडवाना क्षेत्र में, इधर मंडला डिडोरी, है ना, गढ़ मंडला साइट में इसकी स्थापना हुई थी। गढ़ कटंगा या मंडला में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखना है। इसी वंश का एक शासक संग्राम शाह है ना, इसी वंश का एक शासक अर्जुन दास भी है। तो ये प्रश्न हमें याद रखना है। फिलहाल इस सेक्शन में, इस पार्ट में हम लोग 34 प्रश्न रख रहे हैं। इसका अगला भाग जो है तो शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा 33 प्रश्नों का, या फिर पूरे ही प्रश्न ले लिए जाएंगे। 34 प्रश्नों पे हम आज यहाँ पे रुकते हैं। तब तक आप लोग दूसरे वीडियो देखते रहें। दूसरे वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब सर्च करने के बाद आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इसी प्रकार से 10 वीडियो डले हुए हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। तो आप उसे देखें, अपने मित्रों को शेयर करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताएं, और यदि आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है तो उन्हें शेयर कर दें, और हमें यह बताएं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो अभी आपका पूरा नहीं हुआ है। शीघ्र ही हम लोग एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें 800 प्रश्न होंगे एमपी के, इलेक्ट्रॉनिकी के और करंट अफेयर्स के। वो सीरीज भी जल्दी अपलोड की जाएगी। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।